सुसाइड नोट देख के मुझे यही लग रहा था कि उसको ये लग रहा था कि उसको सुना ही नहीं जा रहा है, कि वाइफ ने 2.5 लाख मांग लिए हैं तो मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। वाइफ ने अपनी इनकम एफिडेविट गलत फाइल की, मैंने पॉइंट आउट किया, कोई सुन नहीं रहा है उसको। जबकि बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास थी, उसको बेटे से उससे नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी बिल्डअप हो रही थी। कभी वकील साहब की को छुट्टी लेनी पड़ जाती है, कभी 10 साहब छुट्टी पे रहते हैं, कभी स्ट्राइक हो जाता है, ये रियलिटी है। तो इससे ये चीज़ें डिले होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में मुझे अपने ग्राउंड्स पे एविडेंस लगा के अगर डिवोर्स लेना है तो समय लग रहा है। आप तुमने बताया कि बाहर जो है, बाहर ये हमारे लॉ कमीशन में भी ये इस पर डिस्कशन हुआ है, रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि एक इर्रिमिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट है बाहर, कि अगर पार्टी के बीच में बाहर आप कह रहे हैं मतलब दूसरे देशों हाँ, दूसरे देशों में, कई में देशों में है ये, कि वो अब शादी नहीं चल रही, साथ नहीं रह सकते। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रुएलिटी हुई, साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस ग्राउंड पे भी कोर्ट डिवोर्स देती है। तो उसमें आपको असर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। जो मेंटेनेंस के जो मामले होते हैं उसमें अब तो बड़ा क्लियर डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन भी पहले से थे कि जब आप मेंटेनेंस की कोई क्या केस फाइल करते हैं तो साथ में इमीडिएटली दोनों पार्टी जो है अपना इनकम एसेट एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लगाओगे आप। हस्पति भी लगाएगा, पत्नी भी लगाएगी, पिछले 2 या 3 साल के उसमें है कि आपको ITR डालना पड़ेगा, सब कुछ कि क्या किसके पास कितना है। गांव देहात में एक बात अक्सर कही जाती है कि पुलिस के पास जाने से पहले 5 बार सोचिए और अदालत तक जाने से पहले तो 1000 बार सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले अदालत तक पहुंचते हैं और वो ऐसे उलझते हैं कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करते करते इंसान थक जाता है। अदालत में जाना, न्याय की मांग करना एक तय प्रोसेस है, वो होते रहना चाहिए। लेकिन क्या हो जब कई अदालती मामले उलझ जाएं? लोकमत हिंदी में हमारी कोशिश है, हमारे इस नए शो के जरिए जिसका नाम है कानूनी पेंच, हम कोशिश करेंगे अपने इस शो में कि अदालती मामले जो कई बार उलझे उलझे मालूम होते हैं उन्हें आधे घंटे में 40 मिनट में सुलझाने की कोशिश करें। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार, आप मुझे देखते रहते हैं ऑफ कैमरा में। अब कानूनी पेंच में भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो मामला जब कानूनी पेंच है, कानूनी पेंच सुलझाना है तो मदद लगेगी, और मदद करने के लिए हमारे साथ एक वकील साहब जुड़ेंगे हर हफ्ते, कुमार समीर इनका नाम है। लगभग 10-12 साल का अनुभव है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने जो स्पेशल कोर्ट होते हैं उसमें वकालत करने का। तो समीर साहब हर हफ्ते मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज पहला एपिसोड है, देखिए, समझिए और बताइएगा कि जो बातचीत हुई है मेरे बीच में और समीर साहब के बीच में, उससे आप कितने संविध हुए हैं। इससे इतर एक चीज और मैं आपको कह दूं कि जैसा हमारा बाकी शो का भी फॉर्मेट है, कानूनी पेंच में भी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप शो देखते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, चाहे वो किसी दूसरे मामले से जुड़ा हुआ है या आपका अपना कोई मामला है, बहुत स्पेसिफिक नहीं, लेकिन अगर मोटा मोटा आप कुछ जानना चाहते हैं किसी कानून के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, किसी अदालती पेंच के बारे में, तो आप कमेंट करके बताइए। इस कानूनी पेंच का एपिसोड जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि मुद्दों पे बात करने के अलावा आपके जो सवाल हो, आपके जो पेंच हो, उन्हें भी सुलझाने की कोशिश करें। तो चलिए, हमारे जो गेस्ट हैं जो हमारी मदद करेंगे, कुमार समीर जी, उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कानून का जो मामला होता है, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी जो स्पेशल कोर्ट हैं, वो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अदालत में होते हैं, जब जिरह हो रही होती है तब, जब दलीलें हो रही होती हैं तब, फिर कोई बड़ा कानूनी मामला हो गया, बाहर सोशल मीडिया पे उस पर जिस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है ना, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है ना सोशल मीडिया पे सब कुछ, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बतौर लॉयर क्या लगता है ऐसे आउटरीच को देख करके, क्या ख्याल आता है मन में? फिर हम लोग अपने विषय पे चलेंगे इसके बाद। नहीं, देखिए, जो भी पब्लिक आउटरीच होता है वो कुछ हद तक सही भी होता है, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। बट पब्लिक आउटरीच कभी कभी बड़ा बायस्ड भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक आउटरीच में जो सजेशंस आ रहे हैं वो सही ही हो।
बट उसको एड्रेस करना है, तभी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि पब्लिक को भी आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं उनके ओपिनियंस को। सो हमें उनके आउटरेज को एड्रेस करते हुए जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। बट वहीं पे पब्लिक आउटरेज जो है वो कोई लीगल डिसीजंस या आर्गूमेंट्स को इन्फ्लुएंस ना करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ध्यान वो तो जजेस को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो इसका दबाव लॉयर्स और जजेस पे होता है क्या इन दिनों? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो पब्लिक आउटरीच होता है इसका कहीं कोई दबाव होता है? वकीलों पे दबाव होता है ये मुझे नहीं लगता है। जजेस पे हो सकता है दबाव, एक पब्लिक परसेप्शन है, क्योंकि आजकल पोस्ट कोविड जो ऑनलाइन हियरिंग हुई हैं तो उसमें जजेस के ओपिनियन, जजेस के कमेंट इमीडिएटली पब्लिक जो है वो लाइव भी देखती है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होता है। तो उसमें तो एक परसेप्शन बनता है। तो जजेस भी ह्यूमन बीइंग ही है, तो इतना तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि वो भी पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते की बात अगर हम करें तो ऐसा ही एक पब्लिक आउटरीच देखने को मिला, ये अतुल सुभाष सुसाइड केस में, जब अचानक से एक लंबा सा वीडियो जो सुसाइड से पहले बनाया गया था वो सोशल मीडिया पे आता है, फिर उसके बाद उसके लेटर की बात होती है और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। ये मामला जो है वो है तो एक पति और पत्नी से जुड़ा हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये मामला बड़े फलक पे चर्चा का विषय बन जाता है। कई तरह के इसमें पब्लिक ओपिनियन आने लगते हैं। सबसे पहला ओपिनियन जो आता है कि वो कानून में पुरुषों के लिए जगह नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको ऐसे मामलों में हरास किया जाता है। बतौर लॉयर जब ये मामला आपके सामने खुला, सोशल मीडिया से खुला होगा, आप इसके तह तक गए, क्या है आपका अपना टेक इस मामले में? क्या वाकई कानून को बदलने की जरूरत है? क्या वाकई पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसे मामलों में उनके साथ न्याय होना मुश्किल है? देखिए विकास, मैं इसको पब्लिक आउटरीच से स्टार्ट करता हूँ। पब्लिक आउटरीच भी 2-3 फोल्ड्स में आ रहे थे कि एक तो जेंडर बायस्ड है, पुरुष और महिला दोनों के लिए कानून बराबर नहीं है, ये भी आउटरीच में आ रहा था। इस कानून का मिसयूज़ हो रहा है, ये भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसके बाद कि इसमें फॉल्स केसेस काफ़ी फाइल किए जा रहे हैं, ये भी पब्लिक आउटरीच में था कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी हैं, बट वहीं पे हमें ये भी समझना होगा कि फॉल्स केसेस फाइल हो रहे हैं, बट इसमें जो रियल विक्टिम हैं वुमेन वो भी हैं, और उनके जो प्रॉब्लम है उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। अब जैसे अमेंडमेंट की बात लोग कर रहे हैं तो हमें उस समय ये भी देखना पड़ेगा एज ए ऑफिसर ऑफ कोर्ट, एज ए लॉयर, मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है क्या उसको हम इफेक्टिव नहीं बना सकते हैं? कानून में समस्या है, या जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे समस्या है, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके वर्किंग में प्रॉब्लम है? कि अगर आप लॉ अमेंड भी कर लेते हैं बट इवेंचुअली इम्प्लीमेंट तो जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके थ्रू ही होना है, राइट? तो अमेंडमेंट के भी कुछ स्कोप हैं, काफ़ी जगह पे स्कोप है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज भी एड्रेस कर सकते हैं। जी। अब जैसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्जिस्टिंग कानून में क्या है। अब जैसे मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में क्या है कि 2 तरह के मुकदमे हो जाते हैं। एक आपने सुना होगा 498 में, जिसमें क्रिमिनल के केसेस होते हैं, जिसमें क्रूएलिटी के एलिगेशंस वाइफ लगाती है अगेंस्ट हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद तलाक के मुकदमे हैं, तलाक के साथ मेंटेनेंस, एलिमनी के केसेस होते हैं। अब एलिमनी के केसेस भी के लिए भी डिफरेंट एक्ट्स हैं। आप HMAV हिंदू मैरिज एक्ट में एलिमनी मांग सकते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एलिमनी भी मांग सकता है, मेंटेनेंस मांग सकता है, आप 125 CRPC में मेंटेनेंस मांगा जा सकता है, राइट? तो अब दिक्कत क्या हो जाती है कि इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को राइट है मेंटेनेंस मांगने का। एक्ट ही कहता है कि दोनों मांग सकते हैं मेंटेनेंस, एलिमनी मांग सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों का अधिकार है, कोई भी पार्टी जो भी उसमें पीड़ित हो। अब उसमें भी वो सेक्शन में बड़ा डिफाइंड है कि जो पार्टी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो दूसरी पार्टी से मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इस पे भी कोर्ट्स के डिटेल जजमेंट्स हैं कि आप क्वांटम क्या होगा, तो और एलिमनी का आप राइट क्या है, आप किस सिचुएशन में मांग सकते हो, या फिर जो अगर हस्बैंड या वाइफ जो दूसरी पार्टी है जिससे कि मेंटेनेंस मांगा जा रहा है। अब प्राइमरली ये ज़्यादा केसेस होते हैं जहाँ वाइफ मेंटेनेंस मांगती हैं HMA में, तो हस्बैंड की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है,
उस पर डिपेंडेंट कितने हैं, तो ये सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए भी कोर्ट आदेश करती है इसमें। तो बाकी जो दूसरे कानून हैं, जो डीवी एक्ट हो गया 125 के अंदर जो मेंटेनेंस मांगते हैं, या फिर हम आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी तो मेंटेनेंस दोनों पार्टी मांग सकती है। तो 125 और ये जो दूसरे मामले हैं उसमें जेंडर इक्वालिटी नहीं है, उसमें फीमेल वाइफ को ज़्यादा राइट दिए गए हैं। तो उस कानून का भी अपना तर्क है। क्या तर्क है? तर्क तो ये है कि जो वाइफ है, जो कल्चरली होता है कि जो वाइफ डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे, और अगर इस तरह के मामले होते हैं और तलाक होता है, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख रहा है, जो कि अर्निंग नहीं है, तो एज ए हस्बैंड आपकी ड्यूटी है कि उसको मेंटेन करने के लिए, अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए आप उनको एक रेगुलर तय राशि दें। अब तय कितना होगा ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों की हैसियत पे। तो एक तो ये हो गया। अब अमेंडमेंट की बात हो रही है कि आप अमेंडमेंट कैसे करेंगे। तो अच्छा, पहले इसमें हम समस्याएं देखते हैं कि इसमें आखिर जो आपने बेंगलुरु वाली केस की चर्चा की है, उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप जो उठाया, क्यों लिया? हाँ, क्यों लिया? हाँ, क्या रीजन है? आउटरेज तो वही था कि इतना क्यों लिया। तो प्रॉब्लम लॉ के साथ है, जो बताया कि थोड़ा महिलाओं के फेवर में ज़्यादा है, थोड़ा झुका हुआ है। बट इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चेक एंड बैलेंस हमारे कानून में ही है। जैसे आपको मैं 498 का एक एग्जांपल देता हूँ जी प्लीज, कि जैसे क्रुएलिटी के कंप्लेन वाइफ ने की अपने पति के अगेंस्ट, और उसमें वो फैमिली मेम्बर्स को भी लाते हैं, तो ये कंप्लेन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जो पब्लिक आउटरीच है या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो उन फॉल्स केसेस के लिए कर रहे हैं। जो सही है उसको तो सही तरीके से कोर्ट हैंडल, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट कोर्ट को करना चाहिए। बट जहाँ फॉल्स केसेस होते हैं, तो अब कोई कंप्लेन करेगा तो लॉ अक्रॉस सारे जो ऑफेंसेस हैं उसमें है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है ऑफेंस, तो उसमें इमीडिएटली एफआईआर होना चाहिए। बट ऐसे मामलों में, और कुछ एक्सेप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े इसमें डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं कि कुछ मामलों में आपको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि इसमें कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट करे या ना करे। उसके लिए भी जांच करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, जो पहला स्टेज होता है किसी क्रिमिनल केस का, वो फाइलिंग ऑफ कंप्लेन होता है और एफआईआर का लिखा जाना होता है। तो इस स्टेज पे भी चेक एंड बैलेंस अवेलेबल है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे कानून में भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 के जजमेंट्स भी हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको के पास कोई कंप्लेन आएगा तो आप उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करोगे, तब आप उसको एफआईआर में कन्वर्ट करोगे। आगे ये भी है कि ये भी देखना होगा कि आप जो दूसरी फैमिली मेंबर्स को आप अक्यूज बना रहे हैं, मैट्रिमोनियल मामले की बात कर रहे हैं, अब लोग अभी उसी पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या उनको फंसाया जा रहा है, उनके अगेंस्ट सही आरोप हैं, या फिर जस्ट आउट ऑफ एंगर या ईगो क्लैश के कारण एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रही है। क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो जाना नॉन बेलेबल ऑफेंस में, वो फिर क्वैश होता है, राइट, या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है। ठीक है, तो एफआईआर कन्वर्जन में भी एक चेक एंड बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास। अब एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद अगर पुलिस ने जांच की, उसको लगा कि हाँ आरोप में कुछ सत्यता है, तो आप एफआईआर आपने कन्वर्ट कर लिया। अब एफआईआर के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो अरेस्ट की आती है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप इसमें जो अक्यूज्ड है, अलेज्ड अक्यूज जो है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो पावर टू अरेस्ट एंड नेसेसिटी टू अरेस्ट, ये बड़ा एक सटल प्रिंसिपल है कि आपको पास पावर है अरेस्ट करने का, बट क्या अरेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल मैटर है। और अरेस्ट होना, आप अरेस्ट होने के बाद या तो आप पुलिस कस्टडी में जाएंगे, जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, तो जो जेल में जाने या पुलिस कस्टडी में जाने का जो एक ट्रॉमा होता है या जो सोशल इम्प्लीकेशन होते हैं आपके करियर पे, आपके समाज में, वो बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, या फिर सीआरपीसी में भी गाइडलाइंस हैं हमारे, कि आप अरेस्ट की ज़रूरत समझेंगे फिर आप अरेस्ट करेंगे। कि अगर कोई पार्टी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो आप क्यों अरेस्ट करोगे उसको। लेकिन मुझे ये बताइए, यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाँ, ये सारी चीजें कहीं बहुत आप जो बता रहे हो तो बहुत दिमाग खोलने वाला है। लेकिन अब मान लीजिए कि दिल्ली में हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली से बहुत दूर किसी गांव में, कस्बे में बैठे हुए किसी आदमी के साथ ये फेस करना पड़ रहा है, और पुलिस उसके घर पहुंच गई गिरफ्तार करने के लिए, है ना। वो क्या तर्क देगा? वो क्या पुलिस को कुछ कह सकता है? क्या इन चीजों का हवाला कोई आम आदमी पुलिस को दे सकता है? देखिए,
असली समस्या ये जो आपको मैं पहले बोल रहा था कि जो आप लॉ अमेंड करने की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला हुआ है कि जो महिला थाना होगा या फिर जहाँ पे इस तरह की कंप्लेंट्स जाती हैं, तो जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन हैंडल करेंगे वो उतने सेंसिटिव होने चाहिए, आपका इन्वेस्टिगेशन उतना सेंसिटिव होना चाहिए। तो कोर्ट को भी पता है कि इसमें गलत मामले आते हैं, तो आप उसी सेंसिटिविटी के साथ एड्रेस करोगे जो भी कंप्लेन है। और ये मैं बड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, कोर्ट ने कह दिया ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है। दिल्ली में या बड़े शहरों में फिर भी चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं कि अगर आपको थाना बुलाया जाए, आप थाने जाएं तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो समस्या ये होती है कि आप ट्रायल के बाद आपका कन्विक्शन हो, वो तो बात की बात है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत टायरिंग होता है और बहुत ह्यूमिलिएटिंग भी हो सकता है, राइट। तो अब आपको पुलिस को भी उतनी सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि मैं अरेस्ट करूँ या ना करूँ, पूछताछ कर रहा हूँ तो पूछताछ में भी आप उतनी सतर्कता बरतिए, थोड़ी आप रिस्पेक्ट दे के तो पूछताछ कीजिए, आप उनको ह्यूमिलिएट मत कीजिए, आप पहले उसको जज मत कर लीजिए। और तो ये समस्या है कि जो आप अगर आप छोटे जगह जो छोटे शहर हैं वहाँ पे आप अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाते हैं, कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, वो समस्या है। और ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर इस तरह के काफ़ी केसेस हुए हैं, जैसे कि आपको इमीडिएटली किसी ने आपको अरेस्ट कर लिया, ऐसे मामलों में तो कोर्ट आपको फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा और आप या तो आप बेल लेंगे उसमें, या फिर ऐसे एफआईआर को इमीडिएटली हाईकोर्ट ने क्वैश भी किया है। अच्छा, ऐसे मामले हुए हैं जो कि इमीडिएटली क्वैश किया है कि ये केस बनता नहीं, झूठा मामला है। या फिर जैसे कि आपने 5 लोग अक्यूज बना दिया, एक पति अक्यूज है और बाकी फैमिली मेम्बर्स अक्यूज हैं, तो हाईकोर्ट ने इमीडिएटली इसका संज्ञान लिया है, अगर आप पिटिशन फाइल करेंगे तो, कि बाकियों के अगेंस्ट केस क्वैश हो गया है, कि ठीक है हस्बैंड के अगेंस्ट तो प्राइमा फेसी केस बनता है, चीज़ें ट्रायल में डिसाइड होंगी, बट फैमिली मेम्बर्स को के अगेंस्ट आप उनके अगेंस्ट अननेसेसरी आप केसेस नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको मैं बोल रहा था कि चेक एंड बैलेंस हर जगह है, आप उसका चार्जशीट लगेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद, वहां पे भी होता है कि तो अतुल सुभाष वाले मामले में कहाँ दिक्कत हुई? मतलब क्योंकि उसको इतना, मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि हम सबने देखा कि सुसाइड करना पड़ गया उस व्यक्ति को, और जिसकी वजह से ये पूरा, तो उस मामले में आपने अगर स्टडी किया तो कहाँ कौन कौन सी चूक हुई? देखिए उसका सुसाइड करना तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो उसका मेंटल स्टेट क्या था, कितना ट्रॉमा था जिसके कारण सुसाइड करना पड़ गया। अब जो मैंने सुसाइड नोट भी पढ़ा। अच्छा। हाँ, मैंने पढ़ा है सुसाइड नोट, पूरा सुसाइड नोट पढ़ा? सुसाइड नोट मैंने पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा मैंने, पूरा सुसाइड नोट पढ़ा है। तो जो आपको मैं बता रहा था कि जो प्रोसेस होता है ना, वो टायरिंग हो जाता है, तो उसको वो भी फेस करना पड़ रहा था। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब जिसके अगेंस्ट मुझे लगता है 7 या 8 मुकदमे थे उसके अगेंस्ट, 7 या 8 मुकदमे थे। वो बैंगलोर में जॉब करता है और मुकदमे हो गए जौनपुर में। और जो सुसाइड नोट में भी मेंशन है और जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स देखी कि उसको 40 या 50 दफ़े जौनपुर कोर्ट आना पड़ा, राइट। तो अब जो क्रिमिनल के मुकदमे होते हैं उसमें अक्यूज्ड के कोर्ट में अपीयरेंस की ज़रूरत होती है, बट उसमें भी एक प्रावधान है कि कोर्ट उसके पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर देती है। जैसे मैं प्राइमरली दिल्ली में सीबीआई ईडी के केसेस करता हूँ, तो ऐसे केसेस में भी अक्यूज्ड के पर्सनल अपीयरेंस को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो कि आप इनको कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं, आप वीसी से अपीयर हो जाओ, या फिर मेडिकल ग्राउंड हो, कुछ काम है, मीटिंग है, तो कोर्ट करती है। तो कम से कम जो ये ऐसे वाले मुकदमे हैं, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है ये। तो किसी एक वर्किंग आदमी को अगर आप 6 महीने में 40 बार बैंगलोर से जौनपुर बुलाएंगे, तो वो हरासमेंट नहीं है तो क्या है? क्रिमिनल केस में आपको आना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ऐसे मामले में एग्जम्पशन दे सकती है, जब आपकी गवाही हो तब आ सकते हैं। अब वो आदमी अगर वो बैंगलोर से 40 दफ़े आया, उसके पेरेंट्स आ रहे थे, एक तो ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है कि कोर्ट आए, और अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर भी आप पे बनता है कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, ये तो एक है। ऊपर से इसमें जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो कोर्ट है या जो पुलिस है, उसमें अगर आपको होप ना दिखे कि कोई उसकी बात सुन नहीं रहा है। सुसाइड नोट देख के मुझे यही लग रहा था कि उसको ये लग रहा था कि उसको सुना ही नहीं जा रहा है, कि वाइफ ने 2.5 लाख मांग लिए हैं तो मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। वाइफ ने अपनी इनकम एफिडेविट गलत फाइल की, मैंने पॉइंट आउट किया, कोई सुन नहीं रहा है। उसको
जबकि बच्चे की कस्टडी वाइफ के पास थी, उसको बेटे से उससे नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी बिल्डअप हो रही थी। और जितने तरह के मुकदमे थे, मेंटेनेंस का भी केस था, उसमें भी मेंटेनेंस भी उसको 40,000 या कुछ चला हुआ था। तो उस केस पे कमेंट करना तो अभी तो जी ठीक जी, नहीं होगा, उस पे क्योंकि नहीं वो जाएंगे सब सब जुडिस है। बट ये जो पूरा जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो काफ़ी पनिशिंग हो जाता है, टायरिंग हो जाता है, ह्यूमिलिएटिंग होता है, और आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। समीर जी, यहाँ पे एक चीज और, सॉरी, आप अगर कुछ कह रहे हैं तो कंप्लीट नहीं नहीं, करिए। नहीं आपको मैं, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ है तो आपको केस तो लड़ना है, आपको ट्रायल फेस करना है, आप उससे बच नहीं सकते। और ये कोई एक वैलिड आर्गूमेंट नहीं होगा कि मैं कोर्ट नहीं जाऊं या फिर मैं केस कैसे लड़ूं। केस हुआ है तो आपको लड़ना है, लेकिन उसमें कोर्ट को थोड़ी गुंजाइश रखनी होगी कि इस पूरे मामले में कोई पार्टी अननेसेसरी हरास ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई कोर्ट कचहरी की, पुलिस की, जब मामला कंप्लेन में पहुंच गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि बतौर वकील, वैसे ये सलाह देना कितना उचित होगा वो आप तय करेंगे, लेकिन अगर एक आम इंसान, अगर पति पत्नी में कुछ अनबन हो रही है, कुछ कहासुनी हो रही है, वो किस लेवल तक जाए जिसके बाद पति कंप्लेन करे या पत्नी कंप्लेन करे, वो चीज, घर की चीज कोर्ट कचहरी तक जाए और दोनों इस ट्रॉमा से गुजरे? मतलब वो क्या लेवल होता होगा जिसमें जाकर के होता है कि नहीं, अब तो चलो तुमको पुलिस में लेकर के चलेंगे, अब तो चलो तुम्हारे ऊपर कचहरी कोर्ट का मामला चलेगा? ऐसा कुछ है क्या? आप लोगों ने इतने मामले देखे होंगे नहीं, तो। देखिए ये डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। और ये इस पे इस पे कोई सेटल, तो ये तो अपने अपनी साइकोलॉजी है कि आप किस स्टेज तक आपको लगता है कि शादी चल सकती है, या चीज़ें ठीक होने की गुंजाइश है। चलिए इसको बदल देते हैं, इस सवाल को। मुझे लग रहा है ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा हाँ, मतलब जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, जस्टिफाइड मैं नहीं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मान लीजिए दोनों के लिए कि एक पुरुष है, उसकी शादी हुई, उसके खिलाफ ऐसा कोई कंप्लेन हो गया, जैसे कंप्लेन मान लेते हैं कि अतुल सुभाष के, चूंकि संदर्भ हमारा यही है, तो अतुल सुभाष के मामले में हुए, वैसा कंप्लेन किसी पुरुष के खिलाफ हो गया, ठीक है, 4-5 चीजें जो आपको लगती हैं कि उसको करनी चाहिए, आगे का उसका जीवन कैसा होगा? या कोई महिला है जो शादीशुदा जिंदगी में है, उसके खिलाफ ऐसा कोई कंप्लेन हो गया या वो इस तरीके का कुछ फेस कर रही है, क्या करना चाहिए? कंप्लेन अगर हो गया है तो आपको लीगल प्रोसेस से ही उसको फेस करना पड़ेगा। आप वही बताया, हर जगह चेक एंड बैलेंस है। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गया है तो आप एफआईआर के क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं, और अगर ट्रायल हो रहा है तो आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये तो सच्चाई है। अगर एक बार केस हुआ है तो आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, या तो आप ट्रायल करें या फिर हाईकोर्ट से क्वैश कराएं। तो प्रोसेस से तो गुजरना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में गुजरने के दौरान, बट पूरे प्रोसेस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो हो, उसमें कोई एक पार्टी कन्विक्शन के पहले वो विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए कि वो अननेसेसरी हरास किया जाए उसको। ये सबसे अहम बात है। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अब इसीलिए जो अमेंडमेंट की जब बात हो रही है, तो अमेंडमेंट कुछ चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेंटेनेंस की बात देखेंगे तो मेंटेनेंस 3 से 4 प्रोविज़न में है। डीवी एक्ट में मेंटेनेंस है, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस है, हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस है, स्पेशल मैरिज मेंटेनेंस है। तो अब सबके पर्पस अलग है मेंटेनेंस के, लेकिन एक दो पार्टी के बीच में ही तो है। तो ये जो मल्टीपल प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये ओवरलैपिंग जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इससे भी पार्टीज़ को तो एक्स्ट्रा खर्चा आता ही है, और कोर्ट कचहरी तो आपको आना ही है। बाकी इवेंचुअली जो पूरा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी डिले होता है। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और इस पर भी बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि अगर अगर आपके मेंटेनेंस के केसेस चल रहे हैं और किसी एक पार्टी को कोई मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, तो अगर आप नेक्स्ट प्रोविज़न में अगर आप मेंटेनेंस फाइल कर रहे हैं तो आप पहले के वाले मेंटेनेंस या एलिमनी के बारे में कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट केस में क्वांटम अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अच्छा, ये सारे गाइडलाइंस हैं। बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें इन गाइडलाइंस का कितना पालन होता है? हाँ, अब वही है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जज हैं, जो फैमिली कोर्ट जजेस हैं, या जो एमएम हैं जिनके सामने 125 या फिर डीवी के मुकदमे जाते हैं, वो कितने इस चीज़ को सीरियसली अप्रिशिएट करते हुए
डायरेक्शन दें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो जुडिशियरी को ही देखना पड़ेगा, बिल्कुल, ये तो आपकी जुडिशियरी को देखना फैटर्निटी को ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा हाँ, कि बिल्कुल। जजेज, वकील, हाँ। कम से कम पुलिस वाला पक्ष तो मान लीजिए चलिए वो सरकार पे छोड़ देते हैं, लेकिन जो वकील जज को जो सेंसिटाइज होने की नहीं, जरूरत है। देखिए सरकार पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन दिया, जो आपको मैंने इन्वेस्टिगेशन के जो डायरेक्शंस हैं उसकी जो मैंने बात की कि एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अरेस्ट की क्या ज़रूरत है, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद आप क्लोजर फाइल करते हैं, चार्जशीट फाइल करते हैं, तो ये जो सारे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये जैसे दिल्ली पुलिस का जो मुझे लास्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो मुझे ध्यान में आता है वो 2019 का है, वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का भी है, और दिल्ली पुलिस ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुआ है कि 498 के मुकदमे हों, मैट्रिमोनियल के मुकदमे हों, तो पुलिस किस तरह से जांच स्टार्ट करे, अरेस्ट करनी है या नहीं करना है, जो कंसर्न थाना है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कितना सेंसिटिव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, दिल्ली पुलिस ने भी अकॉर्डिंगली एक अपना स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया हुआ है, तो वो तो अक्रॉस सारे स्टेट में सिस्टम में चलता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ऐसे डायरेक्शंस होते हैं कि आप जो आपको मैंने बताया कि मेंटेनेंस के अगर मल्टीपल केसेस हैं तो क्वांटम पिछले ऑर्डर को देख के डिसाइड हो। और अब जैसे क्वांटम की भी होती है बात कि आप जो हस्बैंड है उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, या जो वाइफ है उसकी ज़रूरतें कितनी हैं, हस्बैंड पे डिपेंडेंट कितने हैं, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। ये एक्ट भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट के बार बार जजमेंट्स भी हैं इस पे कि अगर कोई हस्बैंड है उसके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं उस पर, उसकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वाइफ के अगेंस्ट मेंटेनेंस या फाइनल एलिमनी डिसाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि वाइफ को कुछ भी दे देंगे आप। मेरा सवाल आपकी जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, सबसे पहली लाइन जो आपने बोली थी मुझे याद है कि जो मतलब ऐसे मामलों में चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को एक तय राशि का प्रावधान है कानून में, अगर वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं तो ज्यादातर मामलों में हम तभी सुनते हैं जब पत्नियों की तरफ से कुछ डिमांड होती है और एक आउटरेज दिखता है कि अरे इतना मांग लिया, उतना मांग लिया, उतना मांग लिया। आपने कभी कोई अपने अभी जो 10-12 साल का अपना अनुभव है वकालत का, उसमें कोई ऐसा मामला सुना है जिसमें पति को मिला हो मेंटेनेंस, ऐसा कोई मामला आपको याद आ रहा है? मेरा कोई ऐसे मेरा पर्सनल केस तो मैंने ऐसा नहीं किया है, बट हाँ मैंने इसके बारे में पढ़ा है, कुछ केसेस मैंने लगा है जहाँ की हस्बैंड ने भी मेंटेनेंस मांगे हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऑर्डर्स क्या हुए उसके बारे में मुझे, लेकिन कानून में प्रावधान है। हाँ, ये हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनरल परसेप्शन में देख रहा था इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे जो निकल करके आ रहा था कि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, हमारे देश में तलाक का जो मामला है बड़ा ही मुश्किल और लेंदी प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में आप थक जाते हैं, मतलब आपको थका दिया जाता है। आपका अनुभव क्या कहता है? ये बिल्कुल सही है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेते हैं, ये एक प्रावधान है कि म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टी डिवोर्स ले सकती है, तो ये तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। जहां डिवोर्स पिटीशन मतलब इस कंटेस्टेड होता है, रोकूंगा मैं, तो यहाँ मतलब ये हुआ कि दो पक्ष हैं, पति और पत्नी, और दोनों आपस में सहमत है कि हमें तलाक लेना है, हमें तलाक चाहिए, तो आसानी से हो जाता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मेंटेनेंस है एलिमनी के डिस्कशंस नहीं होते हैं, वहाँ पे एक बट वो म्यूचुअली होता है, एक एमओयू बनता है, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं कि कैसे, किसको कितना कैसे देना है, कैसे डिवाइड करनी है चीज़ों को, प्रॉपर्टी डिवाइड करनी हो या मेंटेनेंस हो, वो सारी चीज़ें उसमें तय हो जाती हैं और आप म्यूचुअल कंसेंट पे डिवोर्स ले लेते हो। समस्या वहाँ आती है जब आप केस फाइल करते हो, आप कंटेस्ट जहाँ कोई कर देता है, सामने वाला बोलेगा कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आप हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजंस हैं, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं जिस पे आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, जैसे क्रुएलिटी है, डिजर्शन है, इस तरह के और कुछ उसमें ग्राउंड्स हैं, तो आप उस ग्राउंड पे फाइल करेंगे। सामने वाली पार्टी अगर उसको अपोज करती है तो आप कंटेस्ट हो गया उसमें, तो उसमें अब कानूनी प्रावधान है कि आप कोई पिटीशन फाइल करेंगे तो आप उसका जवाब फाइल होगा, फिर एविडेंस फाइलिंग होती है, आप गवाह लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपको प्रूव करना होता है, और जो जितना वर्कलोड है हमारे जुडिशरी पे, अदालतों पे, और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो जबकि फैमिली कोर्ट्स अलग हैं, बट फिर भी जो उसमें टाइम लग जाता है। कभी वकील साहब की को छुट्टी लेनी पड़ जाती है, कभी जज साहब छुट्टी पे रहते हैं, कभी स्ट्राइक हो जाता है, ये रियलिटी है, तो इससे ये चीज़ें डिले होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में मुझे अपने ग्राउंड्स पे एविडेंस लगा के अगर डिवोर्स लेना है तो समय लग रहा है। आप जो ने बताया कि बाहर जो है, बाहर ये हमारे
लॉ कमीशन में भी ये इस पे डिस्कशन हुआ है, रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि एक इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट है बाहर, कि अगर पार्टी के बीच में, बाहर आप कह रहे हैं मतलब दूसरे देशों हाँ में, दूसरे देशों में, दुनिया के कई देशों में, कई देशों में है ये, कि वो अब शादी नहीं चल रही है, कि साथ नहीं रह सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रुएलिटी हुई, साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस ग्राउंड पे भी कोर्ट डिवोर्स देती है, तो उसमें आपको असर्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। तो इंडिया में भी ये बहस तो चल रही है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस पर कोई अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली आया है। तो बाहर थोड़ा आसान हो सकता है, यहाँ मुश्किल है। अब जैसे आप प्रीनप आपने सुना होगा, जो प्रीनप एग्रीमेंट होते हैं कि शादी के पहले या शादी के दौरान भी एक पार्टीज एग्रीमेंट बना लेती हैं, तो ये बाहर का, इंडिया में ये अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही ये सारा जो बहस है वो सस्टेनेबल नहीं है हमारे अभी कानून में। बट जो बाहर ये है, इससे चीज़ें जो है बाद के लिटिगेशंस को आप थोड़ा कर्टल कर सकते हैं, कि शादी के पहले आपने एक एग्रीमेंट बना लिया कि अगर हम डिवोर्स लेंगे तो ये चीज़ें हमने अभी ही तय कर ली, कि एलिमनी की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, चाइल्ड कस्टडी की बात हो, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हमने तय कर ली। तो उससे क्या होगा कि एक पार्टीज दोनों को पता है कि अगर हम अलग होते हैं तो ये एक कैप है जिसके अकॉर्डिंग हम अलग होंगे। लेकिन जो इंडियन जो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें अभी इसको मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है, इस पे बहस ही हो रही है ये बाहर। तो इससे भी मुझे लगता है कि थोड़ा लिटिगेशन से आप इसको कम कर सकते हो, थोड़ा डिस्करेज किया जा सकता है इसको। और एक चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैं इसको बोलना चाहूँगा कि जो केस लंबे चलते हैं, और अगर आप डेटा भी देखेंगे तो केसेस काफ़ी फॉल्स केसेस होते हैं जो इवेंचुअली प्रूफ नहीं हो पाता है। अगर आप तलाक के मामलों में भी देखोगे तो, या फिर आप 498 के केसेस देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स केस करना या आपने गलत चीज़ें एफिडेविट पे बोलना, कानून में है कि आप फर्जरी कर रहे हो, आपको सज़ा हो सकती है, लेकिन इसका कोई डेटरेंस इफेक्ट नहीं है। मतलब आपको अगर एक 498 का गलत मुकदमा करना है तो आप कर दो, आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी अगर मेरा केस प्रूफ नहीं हुआ तो मेरे अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो ये तो गलत बात है ना। जी बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा नहीं कि इस पर कानून नहीं है, कानून है, पर्जरी का कानून है हमारे। तो फिर क्यों नहीं होता? अब थोड़ा जो मैरिज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको लेके आइदर थोड़ा कल्चरली भी कोर्ट इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती है इतना। सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइन है उस पर कि अगर गलत एफिडेविट जाएगा तो इस पर पर्जरी का मुकदमा होगा। अगर आप गलत गवाही देते हैं, गलत कंप्लेन करते हैं, तो देखिए एक चीज़ यहाँ और हो जाती है, अगर आप क्रिमिनल कंप्लेन गलत कर रहे हैं तो इवेंचुअली अगर कोई बरी हो गया तो बरी होने के लीगल डेफिनेशन अलग तरीके के होते हैं कि आइदर कंप्लेनेंट जो था वो अपना केस प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो सामने वाला बरी हो गया। एक होता है कि आपने केस ही गलत फाइल किया था इसलिए बरी हो गया। तो इस तरह की फाइंडिंग्स जो हैं वो कोर्ट नॉर्मली देती नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि ये भी एक जिम्मेवारी तय करनी जरूरी है। मुझे लगता है ये बहस का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये जिम्मेवारी तय करनी जरूरी है कि जो मैंने देखा है कि एक ऑन ओथ स्टेटमेंट जो होता है या जो एफिडेविट होता है उसको काफ़ी कैजुअली लोग फाइल कर देते हैं कि उनको पता है कि अगर नहीं प्रूफ हुआ तो कोई बात नहीं है, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं होगा इसमें। अब जैसे जो मेंटेनेंस के जो मामले होते हैं उसमें अब तो बड़ा क्लियर डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन भी पहले से थे कि जब आप मेंटेनेंस की कोई क्या केस फाइल करते हैं तो साथ में इमीडिएटली दोनों पार्टी जो है अपना इनकम एसेट एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लगाओगे आप। हस्पति भी लगाएगा, पत्नी भी लगाएगी, पिछले 2 या 3 साल के उसमें है कि आपको ITR डालना पड़ेगा, सब कुछ कि क्या किसके पास कितना है। तो उससे कोर्ट को आसानी होती है कि आप क्वांटम डिसाइड करोगे कि किसकी कितनी ज़रूरत है और कितनी किसकी हैसियत है, ये दोनों चीज़ें उससे होती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इस एफिडेविट में भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट, जो ऐसे कुछ मामले आए हैं कि आप जैसे कोई पार्टी अपनी ज़रूरतें एग्जैजरेट करेंगी, कोई अपनी लायबिलिटी मिनिमाइज़ करेगा। तो अब इस इनकम एफिडेविट में भी बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि आप गलत फाइल नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ऐसे में एक जो बात आपसे इतनी देर बात करके जो मुझे समझ में आई है तो कुछ चीज़ें कि इस तरह का जो मामला है वो सिर्फ कानून बदलने से नहीं होगा,
उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जो एजेंसी जांच कर रही है या फिर वो अदालत जो शुरुआती लेवल पे उसको सुन रही है, उसको सेंसिटाइज होना पड़ेगा, उसको बहुत ही गंभीरता से डील करना जी पड़ेगा। बिल्कुल, अमेंडमेंट की भी जरूरत है, कुछ मामले में हाँ, है, आपको जरूरत है, तो but- उसके पहले इन चीजों की जी जरूरत है। जी दूसरी बात जो एक मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि अगर आपके घर में ऐसा कोई झगड़ा है दो लोगों के बीच में, तो किसी को दोष देने के लिए केस ना बना दिया जाए उस पर फर्जी, और उसको फंसाने के लिए केस ना बना दिया जाए फर्जी। अगर कुछ वाजिब है, मिलकर के आप तलाक ले सकते हैं तो अलग हो जाए, वो ज्यादा आसान रास्ता है। अगर कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वक्त लगेगा, थकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये भी आपने बहुत साफ तरीके जी से बिल्कुल, बताया। मतलब जो लेजिस्लेशन का पर्पस था वो था कि जो विक्टिम हो आप उसको एक शील्ड दे रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, बट आप इसको वेपन की तरह इस्तेमाल ना करें। ये इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अब वेपन की तरह इस्तेमाल ना करें, ये तो जो पार्टी इन्वॉल्व है वो डिसाइड कर रही हैं, बट किसी ने मिसयूज़ तो किया ही है। हर एक कानून का मिसयूज़ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे सरकार की या जुडिशरी की या एग्जीक्यूटिव की क्या जिम्मेवारी बनती है कि आप उस मिसयूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कम से और कम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और जो उसको मिसयूज़ करे उसकी जिम्मेवारी भी तय करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से हमें बताने के लिए, इतने Thank you. मुश्किल विषय को। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते एक और विषय पे बातचीत करें। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया।